आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is national development and comparison of development of different nations. तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और क्या क्या डिफरेंट व्यूज़ होते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। और इसी तरह से हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर हमने डिफरेंट नेशंस का डेवलपमेंट कंपेयर करना हो तो उसके क्या क्या इंडिकेटर होते हैं, किस किस बेस पर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट। तो जैसा हम चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। लोगों की अपने लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक सोच समझ होती है चीज़ों के बारे में, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जिन चीज़ों से, जिन लक्ष्यों से उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हों उनके लिए वही डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट का भी जो अर्थ है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, उसमें भी भिन्नता रहेगी। कुछ लोग कह सकते हैं कि करप्शन फ्री सिस्टम होना डेवलपमेंट है, कोई पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर को डेवलपमेंट मान सकता है, कोई मॉडर्न फैसिलिटीज़ की एक्सपेंशन को डेवलपमेंट मान सकता है, किसी के लिए पूरे देश भर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना वो डेवलपमेंट हो सकता है। कोई ये भी कह सकता है कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है देश के अंदर तो डेवलपमेंट हो रही है। मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक्सपेंशन डेवलपमेंट हो सकता है। किसी के लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम का डेवलप होना वो डेवलपमेंट है। तो इस तरह से हर व्यक्ति का अपना अपना एक अलग नज़रिया रहेगा। नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों की राय अलग अलग रहेगी। लेकिन अब प्रश्न ये है कि किसकी राय सही है। क्या हम सभी विचारों को समान रूप से प्राथमिकता दे सकते हैं? क्या सभी को सेम वेटेज दिया जा सकता है? नहीं। अब जो व्यू पॉइंट है डेवलपमेंट का वो कंट्राडिक्टरी भी हो सकता है। कंट्राडिक्टरी का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के लिए या एक समाज के एक वर्ग के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे वर्ग के लिए डेवलपमेंट ना हो, तो कंट्राडिक्शन हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ा डैम बनना और उसमें बिजली का प्रोडक्शन होना या बिजली की सप्लाई बढ़ जाना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्शन या सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेवलपमेंट है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ जिस जगह पर वो डैम बनाना है वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो ज़मीनें वहाँ चली जाएगी, उनके घर बार उसमें डूब जाएंगे और फिर से उन लोगों को डैम बनाने से पहले कहीं पर विस्थापित करना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए वो पेनफुल रहेगा, अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना, वहाँ बसना, वहाँ रहना लोगों के लिए यूजुअली पेनफुल होता है। तो जिन लोगों का विस्थापन होगा उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो लोगों का जो व्यू पॉइंट है, जो उनका नज़रिया है, वो व्यू पॉइंट कंट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं, उनमें परस्पर विरोध भी होता है। तो अब किसका विचार को सही माना जाए, किसको सही माना जाए, किसको छोड़ दिया जाए, अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पैदा होता है। तो इस तरह की स्थिति में जो
डेवलपमेंट है वो एक डिबेटेबल इशू बन जाता है। तो इस पे एक तरह से डिबेट होना चाहिए कि अलग अलग जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो किस तरह से पूरी होंगी, या हमारे जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं डेवलपमेंट के वो क्या हैं, उन पर एक प्रॉपर डिबेट होना चाहिए और डिबेट के बाद एक कंक्लूड होना चाहिए। तो नो डाउट नेशनल डेवलपमेंट एक डिबेटेबल इशू है, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। सो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे की जाती है, क्योंकि कुछ नेशनल प्रायोरिटीज होती हैं, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। कोई भी डिसीजन लेना है डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ये देखना ज़रूरी है कि ये डिसीजन सही रहेगा या नहीं। तो उसके लिए पैरामीटर क्या है? तो उसके लिए पैरामीटर यही होता है कि जिस डिसीजन से मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो रहा हो और थोड़े लोगों को नुकसान हो भी रहा हो भले ही, तो उस डिसीजन को लिया जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अभी डैम की हमने बात की कि अगर उस डैम की कंस्ट्रक्शन से बिजली का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला हो और उससे हमारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होना है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़नी है या कमर्शियल यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ना है, और मान लो लाखों लोगों को उससे फ़ायदा होने वाला हो, और जहाँ पर डैम बनना अगर वहाँ से 100, 200, 500, 1000 लोगों को अगर विस्थापित करना पड़ रहा है, तो फिर ये डिसीजन लिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, 500, 1000 लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं। हालांकि सरकार या जो समाज है उनको उसका पूरा साथ देना है और सरकार उसको विस्थापित भी करेगी तो सही तरीके से करेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन सही रहेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बिजली का प्रोडक्शन होगा, देश को फ़ायदा हो रहा है। तो कोई भी फैसला है और कोई भी डिसीजन है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उसको लेने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि उसमें मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा होता है तो फिर उस डेवलपमेंट गोल की तरफ आगे देश बढ़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन कैसे किया जाता है डेवलपमेंट का, हाउ टू कंपेयर द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि नेशनल डेवलपमेंट के टारगेट्स ही अलग अलग हैं, उसके जो लक्ष्य हैं वही अलग अलग होते हैं हर व्यक्ति के लिए, या हर देश के लिए भी अलग अलग होता है। हर देश की अपनी नेशनल प्रायोरिटीज होती हैं। किसी देश के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये हो सकता है कि उसके देश में जो एटमॉस्फेयर है पोल्यूशन फ्री रहे, वहाँ लोगों का एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज मिल रही हैं, और वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए भी हैं, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है। किसी दूसरे देश के लिए हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो डेवलपमेंट हो सकता है। तो हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, हर देश की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन अब बात यह कि उसको कंपेयर कैसे किया जाए। जो डेवलपमेंट है, चाहे वो स्टेट्स का है, व्यक्तियों का है, देशों का है, उसको कंपेयर कैसे किया जाए। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने स्टूडेंट्स की भी एक डेवलपमेंट का कंपैरिजन करना हो, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम किस बेस पे उसका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। क्लास में जितने बच्चे हैं, सारे बच्चे तो एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होंगे, सभी स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं होंगे। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक यूनिक टैलेंट होता है, एक अलग टैलेंट होता है। कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकते हैं, कोई फुटबॉल अच्छा खेल सकते हैं, कोई क्विज कंपटीशन में अच्छा कर सकते हैं, किसी की जो हाइट है वो ज़्यादा अच्छी है, किसी का वेट सही है, कोई एकेडमिक्स में टॉप कर रहा है, किसी का जो एक तरह से रिलेशन होता है लोगों को के साथ वो सही है, मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है बच्चा। लेकिन हर बच्चे में सारे गुण नहीं हो सकते हैं। तो अब ये हमें, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम किस किस चीज के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारा कंपैरिजन करने का जो लक्ष्य है वो क्या है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कौन क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो हम उस तरह से कंपैरिजन करेंगे और फिर बच्चों का सिलेक्शन करेंगे।
अगर हम एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो फिर हमें एकेडमिक्स में जो परफॉर्मर है, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन जो करना है तो फिर उसका एक बेस होता है कि किस चीज़ के लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं और उसका बेस क्या है। इसी तरह से जो नेशनल डेवलपमेंट है या स्टेट्स का डेवलपमेंट है उसको भी हम कंपेयर करते हैं। तो अगर हमने नेशनल डेवलपमेंट को कंपेयर करना हो तो सबसे जो अप्रोप्रिएट फैक्टर लगता है वो होती है इनकम, नेशनल इनकम। जिन देशों की इनकम ज़्यादा होती है वो कम आय वाले देशों से ज़्यादा विकसित होते हैं या उनके यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा मानी जाती है। तो नेशनल इनकम भी एक क्राइटेरिया हो सकता है डेवलपमेंट को कंपेयर करने का। और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन किस देश में ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा डेवलप माना जा सकता है। या फिर हम हेल्थ सेक्टर के बेस पे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो भी देखा जा सकता है कि कौन सा देश ज़्यादा डेवलप्ड है। इसी तरह से हम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, सैनिटरी कंडीशंस हैं, या पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर है, इन सारी चीज़ों के बेस पर भी हम कंपैरिजन निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डेवलपमेंट को। तो इस तरह से जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके अपने अलग अलग पैरामीटर होते हैं। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से उनको कंपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस कि नेशनल इनकम के बेस पर हम किस तरह से डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए 3 देश लिए गए हैं, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल। और ऐसा माना गया है इस एग्जाम्पल में कि मान लीजिए सभी लोग जो हैं वो 100 रुपए कमाते हैं उस हर देश में। जैसे इंडिया में जितने लोग हैं वो 100 रुपीज़ पर डे कमा रहे हैं, पाकिस्तान में भी 100 रुपीज़ कमा रहे हैं और नेपाल में भी 100 रुपीज़ कमा रहे हैं। मतलब तीनों ही देशों में जो लोगों की इनकम है पर डे की, जो अर्निंग है वो बराबर है। अब देखते हैं कि किस देश की नेशनल इनकम ज़्यादा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया फर्स्ट। आप जानते हैं इंडिया की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2020 की, वो लगभग 138 करोड़ है। अब अगर 100 रुपया हर कोई कमा रहा है एक दिन में, तो फिर जो नेशनल इनकम है इंडिया की कितनी हो जाएगी? इट विल बी 13,800 करोड़। और इसी तरह से पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़। तो अगर वहाँ भी 100 रुपीज़ कमाए जा रहे हैं तो फिर 100 से हम 20 को मल्टीप्लाई तो ये कितना बन जाएगा? दिस बिकम्स 2000 करोड़ रुपीज़ नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान। और अगर हम नेपाल की बात करें तो वहाँ पर भी 100 रुपीज़ पर पर्सन कमा रहा है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 300 करोड़ हो गया। अब अगर नेशनल इनकम के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इंडिया का नेशनल इनकम तो सबसे ज़्यादा है, 13,800 करोड़ बन गया यहाँ पे, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 2,000 करोड़ है और नेपाल की तो सिर्फ 300 करोड़ है। अब देखो हर व्यक्ति वहाँ पर समान आय कमा रहा है, 100 रुपीज़ पर पर्सन। हर व्यक्ति की जो इनकम है पर डे वो सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल इनकम में इतना वेरिएशन है। अब उसका कारण क्या है? कारण है जनसंख्या। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ की नेशनल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडिया से कम है तो जितनी भी है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं तो नेशनल इनकम यहाँ पर कम है। और नेपाल की पॉपुलेशन सबसे कम है तो यहाँ पर जो नेशनल इनकम है वो भी सबसे कम है। तो अब क्या कहेंगे हम कि इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड है या नेपाल सबसे कम डेवलप्ड है? ऐसा नहीं है। इसलिए नेशनल इनकम के बेस पर हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल इनकम तो कम या ज़्यादा हो जाती है जनसंख्या के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से। तो ये जो पैरामीटर है ये पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि कंपैरिजन के लिए हम नेशनल इनकम का यूज़ करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये इसकी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन इसीलिए है क्योंकि जनसंख्या जो है वो
नेशनल इनकम पर एक ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो नेशनल डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए जो दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है वो है एवरेज इनकम, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। वो नेशनल इनकम से एक बेटर पैरामीटर है कंपैरिजन करने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज इनकम होता क्या है। जैसा मैंने कहा, इसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? टोटल इनकम ऑफ द नेशन डिवाइडेड बाई टोटल इनकम ऑफ द नेशन। पूरे देश की जितनी आमदनी है उसको हम डिवाइड करते हैं देश की जनसंख्या से, तो वो बन जाता है एवरेज इनकम, या जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। अब पर कैपिटा इनकम जो है उसके हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा देश जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सा देश कम डेवलप्ड है। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है 2017 की, उसके बेस्ड पर ये डाटा है हमारे पास कि जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर से ऊपर है, उससे ज़्यादा है, तो फिर वो रिच कंट्रीज़ मानी जाएंगी। और जिन कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएस डॉलर 955 से कम है, 955 डॉलर से कम है पर कैपिटा इनकम, उन देशों को हम लो इनकम कंट्रीज़ में शामिल करते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंट्रीज़ का रिच और लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ में क्लासिफिकेशन है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था 2017 में, इट वाज यूएस डॉलर 1820। तो हम लोग लो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ में आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कंपैरिजन है वो पर कैपिटा इनकम पर वो बेटर माना जा सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि एक ही करेंसी को यहाँ यूज़ किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, वो है यूएस डॉलर। सभी करेंसीज की परचेजिंग पावर को कन्वर्ट कर देते हैं यूएस डॉलर में और कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से ये एक बेटर इंडिकेटर है या बेटर एक तरह से इसका पैरामीटर है कंपैरिजन करने का। लेकिन पर कैपिटा इनकम के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसको भी हम पूरी तरह से सही नहीं मान सकते। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बताया गया है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जैसा आप इस शेड्यूल में देख पा रहे हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम को हम डिवाइड करते हैं नेशनल पॉपुलेशन से, तो ये बन जाता है पर कैपिटा इनकम। तो कंपैरिजन के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल के लिए कंट्री ए लिया गया है और कंट्री बी लिया गया है। तो कंट्री ए में भी 4 लोग रहते हैं और कंट्री बी में भी 4 लोग रहते हैं। कंट्री ए की जो पॉपुलेशन है वो भी 4 है और कंट्री बी की जो पॉपुलेशन है वो भी 4 है। अब मान लीजिए कंट्री ए में चारों लोग जो है वो हजार रुपए अर्न कर रहे हैं, 1000 रुपीज ईच। तो टोटल इनकम कितनी होगी पूरे देश की यहाँ पे, वो होगी 4000 रुपीज। अब पर कैपिटा इनकम कितना आएगा, 4000 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1000 रुपीज। तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे कितना बना, 1000। अब कंट्री बी की स्थिति देखते हैं। मान लीजिए जो फर्स्ट पर्सन है उसको जो इनकम मिल रही है वो है 250 और सेकंड पर्सन को मिल रही है 300, थर्ड को मिल रही है 450 और फोर्थ पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है 3000। अब आप इन सबको जब ऐड करते हैं तो ये टोटल बनता है 4000 और पर कैपिटा इनकम यहाँ पर भी 1000। अब दोनों कंट्रीज में क्या डिफरेंस है, देखिए कंट्री ए का भी पर कैपिटा इनकम कितना है 1000 है और कंट्री बी का भी पर कैपिटा इनकम कितना है, ये भी 1000 है। दोनों ही कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम क्या है, बराबर है। लेकिन क्या दोनों स्थितियों में डेवलपमेंट बराबर हुआ है दोनों देशों में, नहीं।
क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति की इनकम बहुत ज़्यादा है, एक आदमी की जो इनकम है वो कितनी है, 3000 है, जबकि बाकी लोगों की इनकम बहुत कम है उसके मुकाबले में, 250 है, 300 है, 450 है। तो यहाँ आय की असमानता बहुत ज़्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कंट्री ए और कंट्री बी दोनों में ही जो है डेवलपमेंट वो बराबर हुई हो, नहीं। भले ही पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दोनों को यहाँ पर बराबर दिखाया गया है, ये बराबर लग रहा है कि दोनों में डेवलपमेंट सेम हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तविकता क्या है कि एक देश में तो जो आय है वो मतलब आय की समानता है और दूसरे में आय बहुत ज़्यादा असमान है। I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.